अध्याय 21 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। असिस्टेंट विक्रम ने तुरंत रिएक्ट किया और जोर से ब्रेक लगाए। टायर जमीन पर फिसलते हुए चीखने लगे। कार के रुकने के बाद कार में एकदम सन्नाटा छा गया और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। असिस्टेंट विक्रम ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर बाद उसने सावधानी से ऊपर देखा। रियरव्यू मिरर से बिग बॉस के एक्सप्रेशन को चुपके से देखते हुए उसका दिल जोर से धड़क उठा। बिग बॉस हमेशा से ही शांत रहते थे और अपने इमोशंस बहुत कम दिखाते थे। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहे हैं, खुश हैं या गुस्से में। फिर भी अभी उनका सुंदर चेहरा गंभीर था, उनके होंठ ठंडी और सख्त लाइन में दबे हुए थे और उनके पूरे शरीर से बर्फीली ठंडक निकल रही थी। यह देखने के लिए काफी था कि वह कितने गुस्से में थे। ये पहली बार था जब असिस्टेंट विक्रम ने बिग बॉस को बिना किसी रोक टोक के अपनी भावनाएं जाहिर करते देखा, और ये फिर से मिस शर्मा की वजह से था। पिछली दावत में ही उन्हें लगा था कि बिग बॉस और मिस शर्मा के बीच कुछ गड़बड़ है। आज की घटनाओं के आधार पर सच में ऐसा ही था। तो यह मिस शर्मा बिग बॉस से कैसे जुड़ी है? वह उस पर इस तरह कैसे असर डाल सकती है? असिस्टेंट विक्रम ने सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर हल्का सा शौक आ गया। वह कई सालों से बिग बॉस के साथ था, इसलिए जाहिर है उसे पता था कि बिग बॉस हमेशा एक लेडीज रिंग वाला नेकलेस पहनते थे। एक बार जब बिग बॉस नशे में धुत थे तो उन्होंने धीरे से कहा कि वह इस रिंग के साथ प्रपोज करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। क्या मिस शर्मा उस अंगूठी की मालकिन और वो औरत हो सकती है जिसे बिग बॉस अपने दिल की गहराइयों में छिपाए हुए हैं? असिस्टेंट विक्रम अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था कि आर्यन सिंघानिया ने दरवाजा धक्का देकर खोला और कार से बाहर निकल गया। फिर उसने ड्राइवर का दरवाजा खोला और कहा, तुम कार से बाहर निकलो। असिस्टेंट विक्रम तुरंत घबरा गया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गया। आर्यन सिंघानिया कार में बैठे और सीट बेल्ट बांध दी। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट विक्रम से कहा, अपने आप पीछे हटो। फिर उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गैस दबाई। फिर कार उसी दिशा में वापस चल पड़ी जहां से वह आई थी। सड़क के किनारे खड़े होकर असिस्टेंट विक्रम ने कार को आगे और आगे जाते हुए देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लगता है मेरा अंदाजा सही था। योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया पहले वाली जगह पर वापस आया तो नैना शर्मा वहां नहीं थी। उसने गाड़ी धीमी की और अनजाने में गाड़ी चलाते हुए इधर उधर देखा। आखिर में उसने उसे सड़क के नीचे एक ट्रैफिक लाइट जंक्शन पर देखा। वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा और बहुत पीछे से उसके पीछे पीछे चला। ऐसा लग रहा था कि वह रो रही है क्योंकि उसके कंधे कांप रहे थे और वह बीच बीच में अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठा रही थी। आर्यन सिंघानिया के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी कसकर जकड़े हुए थे कि उनके हाथों के पीछे की नसें थोड़ी बाहर निकल आईं। उन्हें यकीन नहीं था कि नैना शर्मा में कोई ईमानदारी है, लेकिन नैना शर्मा की ईमानदारी सच में यश गोयल को दी गई लगती थी। ये जानने की तुलना में कि नैना शर्मा कॉर्पोरेशन के लिए यश से शादी करना चाहती थी, ये जानने से वह असल में और ज्यादा गुस्सा और उदास हो गया। वह यश गोयल से प्यार कर सकती थी तो फिर वह मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती थी? योजक चिन्ह। जब तक नैना शर्मा फैमिली रेसिडेंस पर वापस आए तब तक काफी देर हो चुकी थी और राजेश शर्मा सो चुके थे। वह दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गई। शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई महसूस करते हुए वह बस अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। हालांकि वह साफ तौर पर बहुत थकी हुई थी, फिर भी वह करवटें बदलती रही, सो नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में कुछ भरा हुआ है, जैसे उस पर कुछ दबा हुआ हो। उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है, इसलिए नैना शर्मा ने करवट ली और उठ खड़ी हुई। फिर वह खिड़की के पास गई और उसे खोला। जब उसने खिड़की खोली तो उसने नीचे सड़क के ठीक बीच में एक कार देखी जो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। नैना शर्मा का दिल तेजी से धड़का और उसने जल्दी से अपनी आंखें चौड़ी करके साफ देखने की कोशिश की। लेकिन रात बहुत अंधेरी थी और कार बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाती, कार जा चुकी थी। वह उसे साफ साफ नहीं देख पाई थी और कार पहले ही शाम के अंधेरे में गायब हो गई थी। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मैं क्या सोच रही हूँ? वह आर्यन सिंघानिया की कार कैसे हो सकती है? क्या मैं अब भी यह उम्मीद कर रही हूँ कि वह मेरे बारे में परेशान था और पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे आया? अध्याय 22 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 6 हेनी ट्रांसलेशंस। नैना शर्मा ने खुद को नीचा दिखाते हुए हंसी। हंसते हंसते उनकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आ गए।
वह और आर्यन सिंघानिया शुरू में ऐसे नहीं थे। शुरू में उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती भी थी। उन्हें याद आया कि पहली बार वह आर्यन सिंघानिया से फ्रेशमैन ओपनिंग सेरेमनी में मिली थी। उस समय आर्यन सिंघानिया फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पीच देने के लिए स्टेज पर आए थे। सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक हैंडसम लड़का वहां खड़ा था और इज्जतदार लग रहा था। सबकी तरफ देखते हुए उसके होंठ खुलते और बंद होते रहे। उसकी धीमी मैग्नेटिक आवाज ने सबके दिलों को छू लिया। नैना शर्मा ने पहली नजर के प्यार में कभी यकीन नहीं किया था और उन्हें लगता था कि यह बकवास है। कौन इतना पक्का हो सकता है कि उन्हें पहली नजर में कोई पसंद आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने आर्यन सिंघानिया को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उछल पड़ा। कमरे में बाकी सब लोग गायब हो गए और पूरी दुनिया में सिर्फ आर्यन और सिंघानिया ही स्टेज पर रह गए। पता चला कि इस दुनिया में सच में पहली नजर का प्यार जैसी कोई चीज होती है। पता चला कि आइडल ड्रामा के प्लॉट असलियत में भी हो सकते हैं। जैसे जियानकिन अपने सच्चे प्यार जिंदल जतिन से अपने स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में मिली थी, वैसे ही नैना शर्मा भी अपने सच्चे प्यार आर्यन सिंघानिया से अपने स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में मिली थी। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। नैना शर्मा बचपन से ही खूबसूरत थी। उनका फिगर पतला और नाजुक था, उनकी स्किन सफेद पोर्सिलेन की तरह चमकदार थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम काली और जिंदगी से भरी हुई थीं। इसलिए उनके चाहने वालों की कभी कमी नहीं रही। हालांकि उन्हें उनके अलावा किसी और से प्यार नहीं हुआ। नैना शर्मा हमेशा से ही एक्शन लेने वाली महिला रही हैं। एक बार जब वह कोई टारगेट सेट कर लेती थी तो वह एक्टिवली एक्शन लेती थी। उस समय आर्यन सिंघानिया के कई चाहने वाले थे। आखिर वह हैंडसम था और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। हालांकि वह थोड़ा अलग थलग रहता था, लेकिन वह इज्जतदार और आसानी से मिलने वाला नहीं लगता था, जिससे लोगों की उस पर लपकने की इच्छा बढ़ जाती थी। नैना शर्मा को उनका सबसे जोशीला और जिद्दी चाहने वाला माना जा सकता है। सारी मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद वह लगातार डटी रहीं। एक तरफ प्रिंस चार्मिंग का फेवर पाने की कोशिश में उन्होंने उनके सभी चाहने वालों से भी छुटकारा पा लिया। उनमें से कियारा खुराना उनकी नंबर 1 कॉम्पिटिटर थी और वह भी बहुत मुश्किल। कियारा खुराना आर्यन सिंघानिया के दूसरे चाहने वालों से अलग थीं। वह सिंघानिया परिवार के बटलर की बेटी थीं और आर्यन सिंघानिया के बचपन के दोस्त के तौर पर उनके साथ बड़ी हुई। जैसा कि कहा जाता है, जो अच्छी स्थिति में होता है उसे खास फायदे मिलते हैं। कियारा खुराना के पास समय, भौगोलिक और सामाजिक हालात सब थे। दूसरी ओर नैना शर्मा के पास बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन नैना शर्मा कौन थी? सही समय, जगह या हालात के बिना भी वह सही मौका बना सकती थी। तो क्या हुआ अगर वह एक कदम पीछे रह गई? आर्यन सिंघानिया अब भी उसका था। उसने उससे मिलने के कई मौके बनाए, उसका क्लास शेड्यूल देखा और हर दिन क्लास में उसके पीछे पीछे जाती थी। उसने उसे इनडायरेक्टली जीतने की कोशिश में उसके दोस्तों के शकल के बारे में भी पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक महीने तक इतनी मेहनत करने के बाद आर्यन सिंघानिया को सिर्फ उसके होने का पता चलेगा, उसका नाम नहीं। नैना शर्मा बहुत फ्रस्ट्रेट थी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ती गई। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई आदमी किसी औरत के पीछे भागता है तो ऐसा लगता है जैसे उनके बीच एक पहाड़ हो। जब कोई औरत किसी आदमी के पीछे भागती है तो उनके बीच सिर्फ कपड़ा होता है। अगर जियानकिन जतिन को जीत सकती है तो वह नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को जरूर जीत सकती है। आखिर में वह सच में आर्यन सिंघानिया के साथ हो गई। उसे लगा कि वह जीत गई है। उसे शुरू से ही इसकी उम्मीद नहीं थी, उसका प्यार बस एक मजाक था। योजक चिन्ह। अगले दिन जब नैना शर्मा नीचे आई तो राजेश शर्मा डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वह उनके पास गई और उनसे मिलकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। नौकरानी ने उसे नाश्ता परोसा। शर्मा नयनतारा ने अपना चाकू और कांटा उठाया और आराम से खाना खाया। राजेश शर्मा ने अखबार से नजरें उठाईं। उन्होंने नैना शर्मा की तरफ देखा और कहा, नैना, आज अपना शेड्यूल खाली करो और दादाजी के साथ किसी से मिलने जाओ। अध्याय 23 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे साथ। हेनी ट्रांसलेशंस। राजेश शर्मा अक्सर नैना शर्मा को लोगों से मिलने और अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग बिजनेस इवेंट्स में साथ ले जाते थे। इसलिए उन्हें इस तरह के इवेंट्स की आदत थी और उन्होंने पूछा भी नहीं कि कौन है। उन्होंने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, क्या ये कोई फॉर्मल मौका है? यह इनफॉर्मल है। ये बस एक प्राइवेट गैदरिंग है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैं समझता हूँ। योजक चिन्ह। शाम को 8 बजे एक कार ब्लैकपूल पहुंची।
नैना शर्मा ने राजेश शर्मा का हाथ पकड़ा और वे धीरे धीरे अंदर चले गए। ये सच में एक प्राइवेट गैदरिंग थी और इसमें ज्यादा लोग नहीं थे। हाई सोसाइटी में भी अलग अलग तरह के लोग थे। जब नैना शर्मा ने ध्यान से उस जगह पर नजर डाली तो उन्हें एहसास हुआ कि आज रात जो लोग आए थे वे मुंबई शहर के ऊंचे तबके के कुछ टॉप लोग थे। वे न सिर्फ अमीर और पावरफुल थे बल्कि सबसे जरूरी बात यह थी कि उनका ऊंचा रुतबा था। एक समय था जब शर्मा परिवार इसी शकल में आता था। आज का शर्मा परिवार इस शकल से बिल्कुल अलग है। नैना शर्मा राजेश शर्मा के पीछे पीछे वेन्यू में घूमी, बीच बीच में दूसरे आए हुए लोगों से मिलने और बात करने के लिए रुकी। नैना शर्मा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए थी, लोगों से मिलने जुलने में अपने दादाजी का साथ दे रही थी। एक राउंड पूरा करने के बाद उनके चेहरे पर थकान की हल्की सी झलक आ गई थी। उन्होंने राजेश शर्मा से धीरे से कहा, दादाजी मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या मैं जाकर कुछ पी सकती हूँ? ठीक है, आगे बढ़ो लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। अभी भी कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। नैना शर्मा को पीने के लिए कुछ नहीं मिला। इसके बजाय वह सीधे बाहर बालकनी में चली गईं। सच कहूं तो उन्हें ऐसे इवेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने चेहरों पर शानदार लेकिन दिखावटी मास्क पहने हुए था, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उसने थोड़ी हवा लेने के लिए बालकनी में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही वह बालकनी का दरवाजा खोलने वाली थी, उसे बाहर खड़े एक लंबे आदमी की झलक दिखी। रात का आसमान थोड़ा धुंधला था और कॉन्फ्रेंस हॉल से उस आदमी की प्रोफाइल पर सिर्फ हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसके चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी नैना शर्मा एक नज़र में ही बता सकती थी कि यह आदमी कौन है। नैना शर्मा अचानक रुक गईं और उन्हें यह थोड़ा मजेदार लगा। पिछले 3 सालों में वह उससे मिलना चाहती थी लेकिन उसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। अब वह उससे और नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन वह जहां भी जाती थी उससे टकरा जाती थी। नैना शर्मा ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ पीछे खींच लिया और चुपचाप निकल जाने का इरादा किया। जैसे ही वह मुड़ी, राजेश शर्मा पहले ही एक अधेड़ उम्र के आदमी को ले आया था, जिससे नैना शर्मा को फिर से रुकना पड़ा। राजेश शर्मा ने पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, प्रेसिडेंट वर्मा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, यह मेरी सबसे छोटी पोती नैना शर्मा है। फिर वह नैना शर्मा की ओर मुड़े और बोले, नैना, मैं प्रेसिडेंट वर्मा बोल रहा हूं। ये वही पुराने दोस्त हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। दूसरे शब्दों में ये प्रेसिडेंट वर्मा ही थे जो शर्मा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अपने दादाजी की बात समझते हुए नैना शर्मा जल्दी से मुस्कुराई और प्यार भरी आवाज में बोली, नमस्ते प्रेसिडेंट वर्मा, मैं नैना शर्मा हूं। जब प्रेसिडेंट वर्मा ने देखा कि नैना शर्मा कितनी शरीफ और खूबसूरत है, जिसमें एक प्यारी लड़की का चार्म और थोड़ी शरारत भी है, तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने बिना झिझक उसकी तारीफ की। प्रेसिडेंट शर्मा, आपकी पोती सच में बहुत खूबसूरत है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। राजेश शर्मा गर्व से चमक उठे, लेकिन उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं। ये कहने के बाद वह नैना शर्मा की ओर मुड़े और बोले, आज रात को चलो प्रेसिडेंट वर्मा के साथ ड्रिंक करते हैं। नैना शर्मा मुस्कुराती रहीं और बात मानकर मान गईं। दरवाजे पर आ रही आवाजों से बाहर बालकनी की शांति भंग होती दिखी। वह आदमी थोड़ा हिला। जैसे ही उसने अपना चेहरा झुकाया, उसे दरवाजे के पास खड़ी जानी पहचानी शख्सियत दिखाई दी। अध्याय 24 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 8 हेनी ट्रांसलेशंस। आर्यन सिंघानिया की नजरें वहीं रुक गईं। नैना शर्मा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने घुटनों तक का हल्का नीला ट्यूब टॉप गाउन पहना था जो उनके घंटे के आकार के फिगर को दिखा रहा था और उनकी बर्फ जैसी सफेद स्किन को और भी अच्छा बना रहा था। रोशनी में वह बहुत आकर्षक लग रही थी। जिस चीज ने उनका ध्यान और भी खींचा वह थी उनके होठों पर नाचती हल्की मुस्कान, ऐसी मुस्कान कि लोग उनके पैरों पर गिर पड़े। वह करीब 5 सेकंड तक नैना शर्मा को घूरता रहा, फिर उसकी नजर उसके बगल में खड़े आदमी पर गई। उसके बाईं ओर उसके दादा राजेश शर्मा खड़े थे, जबकि दाईं ओर खोसला इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर वर्मा वेई खड़े थे। वे बातें कर रहे थे। वह दरवाजे से उनकी बातचीत साफ साफ नहीं सुन पा रहा था और बीच बीच में कुछ शब्द ही सुन पा रहा था, लेकिन इतना काफी था। वे साफ तौर पर चाहते थे कि वर्मा वेई शर्मा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करें। राजेश शर्मा अचानक चले गए और पीछे सिर्फ नैना शर्मा और वर्मा वेई रह गए। जब वे बातें कर रहे थे तो वर्मा वेई उनके और करीब आते गए। हालांकि नैना शर्मा उनसे थोड़ा बच निकली, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी हरकत नहीं की जिससे ऐसा लगा कि वह मुश्किल में है।
उस समय आर्यन सिंघानिया का शरीर किसी वजह से तनाव में था। उसके सीने में आग का गोला सा उठ रहा था और तेजी से भड़क उठा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि आग और बड़ी होती जा रही है। उसने अनजाने में वाइन ग्लास पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह अपनी ताकत पर से कंट्रोल खोने ही वाला था। कल वह यश से ब्रेकअप से बहुत दुखी थी, लेकिन सिर्फ 10 घंटे बाद वह अच्छे से तैयार हो पाए और अपने अगले टारगेट को रिझा पाए। उसने सच में एक सोशल बटरफ्लाई के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन पर खरी उतरी। वर्मा वेई इस शक्ल में एक बदमाश के तौर पर भी मशहूर है। क्या उसे सच में ऐसा कोई पसंद आ गया था, या ऐसा है कि जब तक कोई आदमी इन्वेस्ट करने को तैयार है वह उसे एक अच्छी स्माइल देने, उसके साथ ड्रिंक करने या उसके साथ सेक्स करने को भी तैयार रहेगी। आर्यन सिंघानिया जानता था कि नैना शर्मा जो भी करती है उससे अब उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने दिल में भरे गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। चेहरे पर गंभीर भाव लिए वह अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। प्रेसिडेंट वर्मा नैना शर्मा से बात कर रहे थे और उन्हें वह फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अच्छी लगी। उस खूबसूरत लड़की के गाल गुलाबी थे और उसके लाल होंठ बहुत अच्छे लग रहे थे, जिससे उनका मन कर रहा था कि उसे चख ले। वह अपने आप उसके और करीब आते गए, जब तक कि उन्हें उसकी हल्की खुशबू महसूस नहीं होने लगी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाले थे, उनकी पीठ पर किसी चीज ने जोर से मारा, जिससे वह दर्द से कराह उठे। मिस्टर वर्मा गुस्से में दिख रहे थे और मुड़कर गाली दे रहे थे। कौन सा कमीना देख नहीं रहा कि कहाँ जा रहा है और मुझसे टकराने की हिम्मत की। जब उन्होंने अपने पीछे वाले आदमी को देखा तो शब्द तुरंत गायब हो गया। वह एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें अब दर्द की कोई परवाह नहीं थी और उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने एक इज्जत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं आप हूं, प्रेसिडेंट सिंघानिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आर्यन सिंघानिया वहीं होंठ सिकुड़े हुए ऐसे खड़े थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। उनकी नज़र बेपरवाही से नैना शर्मा पर गई और फिर प्रेसिडेंट वर्मा पर पड़ी। उन्होंने हल्के से कहा, सॉरी, मैंने आपको अभी यहाँ खड़ा नहीं देखा। नैना शर्मा का मुंह अंदर की ओर खींच गया। बालकनी का दरवाजा कांच का है और कोई भी साफ देख सकता है कि अंदर क्या है। वह कहता है कि उसने प्रेसिडेंट वर्मा को नोटिस नहीं किया। क्या ये सरासर झूठ नहीं है? प्रेसिडेंट वर्मा को भी यह बात पता थी, लेकिन तो क्या। हालांकि वे हाई सोसाइटी के ऊंचे तबके में थे, लेकिन सिंघानिया परिवार सबसे ऊपर था। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका रास्ता रोकने के लिए मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। ये कैसे सही हो सकता है? मैंने ही दरवाजा खोला और तुम्हें मारा। ये सच में मेरी गलती थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी बहुत बुरी तरह मारा गया है। ऐसा क्यों न हो मेरा असिस्टेंट तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाए। राष्ट्रपति सिंघानिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि उसने उसका मना नहीं सुना हो, आर्यन सिंघानिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और असिस्टेंट विक्रम का नंबर डायल किया। अध्याय 25 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 9 हेनी ट्रांसलेशंस। असिस्टेंट विक्रम के प्रेसिडेंट वर्मा को ले जाने के बाद कोने में सिर्फ नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया ही बचे थे। दोनों ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर के लिए शांति छा गई। नैना शर्मा के पास आर्यन सिंघानिया से कहने के लिए कुछ नहीं था और वह उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसका यूं ही मुड़कर चले जाना अच्छा नहीं लगा। उसने एक पल के लिए अपने होंठ भींचे और फिर सबसे पहले अपना मुंह खोला। प्रेसिडेंट सिंघानिया, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी। शायद नैना शर्मा की उससे दूर रहने की बहुत ज्यादा इच्छा की वजह से आर्यन सिंघानिया अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसके पतले होंठ खुले और उसने अचानक कहा, नैना शर्मा, क्या तुम्हें सच में मर्दों को इतना सिड्यूस करना पसंद है? आर्यन सिंघानिया के ताने और नफरत से भरे कड़े शब्द अचानक सुनाई दिए, जिससे नैना शर्मा के अलविदा कहने के शब्द रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पुरुषों को लुभाना पसंद है से उसका क्या मतलब है? मैंने कब से पुरुषों को लुभाना शुरू कर दिया? नैना शर्मा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को काली आंखों से घूरा। उसकी चमकदार और मासूम एक्टिंग देखकर उसे बस एक अजीब सा एहसास हुआ। उस समय वह भी उसकी आंखों का दीवाना हो गया था, है ना? वह उसके लिए फीलिंग्स डेवलप किए बिना नहीं रह सका। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से प्यार हुआ था। फिर भी वह उसकी मोहक खोज में उसकी ट्रॉफियों में से एक बन गया था। जैसे ही अतीत के दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे, उसके शरीर में गुस्सा भर गया।
उसे अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए किसी जगह की सख्त जरूरत थी। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नैना शर्मा को जोर से दीवार से सटा दिया। वह तेज था और उसने काफी ताकत लगाई। नैना शर्मा को लगा कि उसकी पीठ दीवार से टकरा रही है और दर्द बढ़ गया। वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आर्यन सिंघानिया की ठंडी आवाज उसके ऊपर से जोर से आई, नैना शर्मा, तुम मासूम क्यों बन रही हो? कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम यश को लेकर सीरियस हो। जब कल तुमने उससे ब्रेकअप किया तो तुम इतनी दुखी थी कि मैंने लगभग तुम पर यकीन कर लिया था, लेकिन आज तुम फिर से किसी दूसरे आदमी को रिझा रही हो। नैना शर्मा, अगर तुम एक दिन भी किसी आदमी के बिना रहोगी तो क्या तुम मर जाओगी? नैना शर्मा हमेशा से जानती थी कि आर्यन सिंघानिया की बातें तीखे और जहरीले थे और वह हमेशा उन लोगों के साथ बेरहम रहे हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। जब उन्होंने उस समय उन्हें प्रपोज किया तो उन्हें पहले से ही उनके तीखे बेरहम शब्दों का स्वाद मिल गया था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अब उनके शब्द उस समय सुने गए शब्दों से बहुत अलग होंगे। क्या वह इतनी आसानी से इतने दुख देने वाले शब्द बोलकर मुझ पर इल्जाम लगा सकता है? तुरंत नैना शर्मा का चेहरा घूम गया। उसने पलकें झपकाईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दांत भींचे और खुद को कंट्रोल किया, अपने आंसू रोके। फिर उसने आंखें उठाई, होठों पर मुस्कान लाए और कहा, हाँ सही है, मुझे बस मर्दों को सिड्यूस करना पसंद है। क्या तुम भी तब मुझसे सिड्यूस नहीं हुए थे? आर्यन सिंघानिया ने उस पर नजर गड़ा दी। फिर उसकी आंखों में गुस्से की एक जबरदस्त लहर उठी, मानो वह नैना शर्मा को बुरी तरह से घेरने की धमकी दे रही हो। नैना शर्मा और भी खुशी से मुस्कुराईं। अपना सिर उठाकर उन्होंने अपने लाल होंठ उनके और पास ले जाकर कहा, पहले जब मैंने यश गोयल को सिड्यूस किया था तो आपने मुझे उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी क्योंकि वह आपका भाई है। यह मैं समझ सकती थी, लेकिन आज प्रेसिडेंट वर्मा का शायद आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके इतने गुस्से की वजह ये तो नहीं हो सकती कि आपको अब भी मेरी याद आती है ना? आर्यन सिंघानिया हैरान रह गया। उसकी आंखों में तेजी से कुछ चमका, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। अगले ही पल उसके होंठ ऐसे सिकुड़ गए जैसे उसने कुछ बहुत ही मजेदार बात सुन ली हो। उसे घूरते हुए उसने हर शब्द बोला। अध्याय 26 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 10 हेनी ट्रांसलेशंस। उसकी आवाज हल्की और तेज थी, जो पंख की तरह उसके कानों को छू रही थी। फिर भी उसे एक पल में ऐसा लगा जैसे वह बहुत ठंडे बर्फ के तहखाने में हो। उन्होंने कहा, तुम इसके योग्य नहीं हो। सिर्फ 3 आसान शब्द। फिर भी जब वे मिले तो वे एक तेज ब्लेड में बदल गए, जिसने बुरी तरह उसके दिल में छुरा घोंपा और उस पल उसकी सांसें रुक सी गईं। हालांकि उसे पता था कि वह उससे नफरत करता है, फिर भी उसका दिल बेकाबू होकर दुख रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दबाया जा रहा हो। हालांकि नैना शर्मा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, हाँ, मैं आपके लायक नहीं हूं, यंग मास्टर सिंघानिया। इसलिए आप आराम से रह सकते हैं। मैं चाहे जिसे भी ढूंढूं, वह आप नहीं होंगे। मैं, नैना शर्मा, कभी भी बीती बात नहीं दोहराऊंगी। जैसे ही नैना शर्मा के मुंह से शब्द निकले, आर्यन सिंघानिया की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और ऐसा लगा जैसे वह अपने बहुत ज्यादा गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसे घूरा और 2 बार हंसा। उसकी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे वह उसे लगभग चीर ही डालेंगी। उसका मुंह ऐसे हिला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं निकला। उसने बस उसे जोर से दूर फेंक दिया और चला गया। हालांकि आर्यन सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते समय उसकी नजरों में बहुत ज्यादा नफरत देखकर नैना शर्मा की लंबी पलकें थोड़ी कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। सच कहूं तो उसे नहीं पता था कि यह बात उसे अब भी परेशान क्यों करती है। वह पहले से ही मुझसे नफरत करता था और अब वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करता है। क्या फर्क है? इसमें दुखी होने की क्या बात है? नैना शर्मा दीवार से ऐसे टिकी हुई थी जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। जब राजेश शर्मा पास आए और उसे कुछ बार पुकारा, तब जाकर वह अपनी तंद्रा से बाहर आए। राजेश शर्मा को कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने बस इतना कहा, नैना, मेरे साथ कुछ और लोगों से मिलने चलो। नैना शर्मा अब वहां और नहीं रहना चाहती थी। वह आर्यन सिंघानिया के साथ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहती थी। वह सच में अपने दादाजी को बताना चाहती थी कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे और वह कुछ नहीं कह पा रही थी। वह अपने दादाजी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, नहीं तो वह परेशान हो जाते।
गहरी सांस लेते हुए नैना शर्मा ने जबरदस्ती अपनी उदासी को दबाया। अपनी पूरी विल पावर जुटाकर उसने खुद को हिम्मत दी और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सहमति में सिर हिलाया। ठीक है दादाजी। आमतौर पर ऐसे बिजनेस फंक्शन में नैना शर्मा शराब बहुत कम पीती थी और किसी भी घटना से बचने के लिए खुद को नशे में नहीं होने देती थी। लेकिन आर्यन सिंघानिया की अभी अभी की बातें उनके कानों में गूंजती रहीं और वह उनसे छुटकारा नहीं पा सकी। इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कितनी वाइन पी रही हैं। कमरे में घूमने के बाद उन्हें थोड़ा चक्कर आया और उन्हें लगा कि वह तैर रही हैं। राजेश शर्मा की भौहें तन गईं और उनका लहजा कुछ डांटने वाला था जब उन्होंने कहा, नैना तुमने इतनी शराब क्यों पी? नैना शर्मा को थोड़ा बुरा लगा और डर भी लगा। उसने सिर झुका लिया और कमजोरी से बुदबुदाई, सॉरी दादाजी। छोड़ो भी, तुम्हारी अभी की हालत देखकर तुम आगे नहीं जा पाओगी। मुझे अभी कुछ दोस्तों से मिलना है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती। मैं सेक्रेटरी शर्मा से कहूंगी कि तुम्हारे लिए ऊपर एक कमरा ले ले। ऊपर जाकर पहले थोड़ा आराम कर लो ताकि होश में आ जाओ। फंक्शन खत्म होने पर हम घर चलेंगे। राजेश शर्मा ने सेक्रेटरी शर्मा को बुलाया और नैना शर्मा को उन्हें सौंप दिया। उन्होंने सेक्रेटरी शर्मा को कुछ निर्देश दिए और सेक्रेटरी शर्मा ने जवाब में सिर हिलाया और नैना शर्मा को ऊपर ले गए। शराब का नशा उसके सिर पर चढ़ गया था और उसे सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद उसे लगा कि सेक्रेटरी शर्मा उसे एक नर्म बिस्तर पर लिटा रहे हैं। फिर सेक्रेटरी शर्मा कमरे में बने छोटे से बार में गए और उसके लिए एक गिलास गर्म पानी डाला। उसे गर्म पानी देने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कमरे से निकलने से पहले थोड़ा आराम कर ले। अध्याय 27 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 11 हेनी ट्रांसलेशंस। आर्यन सिंघानिया ने भी उस रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। नैना शर्मा की हर बात उसके दिल में पतली तेज सुइयों की तरह चुभ रही थी। जितना ज्यादा वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही ज्यादा उसे दर्द और उदासी महसूस होती। क्या ये कहावत नहीं है कि अगर आप अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करने को तैयार नहीं हैं, तो दर्द आपको जवाब देगा। लेकिन अगर मुझे असली जवाब पता चल जाए तो क्या होगा? उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आर्यन सिंघानिया ने उस रात शराब पी रखी थी, इसलिए वह खुद कार नहीं चला पा रहा था और असिस्टेंट विक्रम अभी तक वापस नहीं आया था। कुछ देर सोचने के बाद वो ऊपर चला गया। उन्होंने यहां आराम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमरा बुक किया था। आर्यन सिंघानिया ने किसी से रूम कार्ड लाने को कहा। फिर वह लिफ्ट में गया और सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट कुछ ही देर में उस लेवल पर आ गई। वह बाहर निकला, कमरे की तरफ गया, कार्ड स्वाइप किया और अंदर चला गया। कमरे में अंदर अंधेरा था। आर्यन सिंघानिया ने आराम से लाइट का स्विच ऑन किया। फिर वह बाथरूम की तरफ जाते हुए अपने कपड़े उतारने लगा। उसके बाद जब वह नहा रहा था तो पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दी। नैना शर्मा की नींद बहुत खराब हो गई थी। पहले तो उनका दिमाग पहले से ही धुंधला था, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद चक्कर और भी बढ़ गए। इसके अलावा उन्हें अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। गर्मी तेजी से उनके पूरे शरीर में फैल रही थी, जिससे उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। वह रजाई को अपने ऊपर से हटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन ये बेकार था। जब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह अपनी ड्रेस को खींचकर उतारने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब उसकी नंगी स्किन थोड़ी ठंडी सिल्क रजाई से दबी तो उसे कुछ राहत मिली। हालांकि सिर्फ 1 मिनट के बाद इसका असर खत्म हो गया। नैना शर्मा की भौहें तन गईं। उसके शरीर की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। वह करवटें बदलती रही लेकिन सो नहीं पाई, इसलिए उसके पास उठकर बाथरूम जाने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह नहाकर खुद को ठंडा कर सके। योजक चिन्ह। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, आर्यन सिंघानिया हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उनके कमरे में घुसने की हिम्मत करेगा। उसने तेजी से बगल में रखा तौलिया उठाया और अपनी कमर पर लपेट लिया। फिर बिना ऊपर देखे ही उसने सख्ती से कहा, बाहर निकलो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक नर्म शरीर अचानक उसकी बाहों में आ गिरा। वह एक औरत थी। आर्यन सिंघानिया तुरंत समझ गए। उनके साथ ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी थीं। जब लोग उनके साथ काम करना चाहते थे या उनसे कोई मदद मांगना चाहते थे तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता था, वे उनके पास औरतें भेज देते थे। बस अब तक किसी ने सीधे उनके कमरे में औरत भेजने की हिम्मत नहीं की थी। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अचानक जानलेवा इरादा आ गया और वह उस औरत को पूरी ताकत से दूर धकेलने ही वाला था कि वह अचानक धीरे से बुदबुदाए। आर्यन सिंघानिया का शरीर अकड़ गया जब वह बड़बड़ाहट उसके कानों में पड़ी।
यह आवाज इतनी जानी पहचानी थी, इतनी जानी पहचानी कि उसे यह जानने के लिए उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन है। नैना शर्मा। अपनी बाहों में लिए हुए व्यक्ति को देखते हुए आर्यन सिंघानिया का चेहरा भयानक हो गया। वह यहाँ क्यों है? और यहाँ तक कि नंगी। आर्यन सिंघानिया उससे सवाल करने ही वाला था कि नैना शर्मा ने अचानक अपने हाथ बढ़ाकर आर्यन की मजबूत कमर को लपेट लिया। उसका पूरा शरीर आर्यन के शरीर से कसकर सटा हुआ था और उसके होठों ने आर्यन की छाती पर किस कर दिया। उसकी हल्की हरकतों से आर्यन सिंघानिया हैरान रह गया और वह हैरानी से उसे देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ एहसास हुआ। उसका सुंदर चेहरा धुंधला गया और जब उसने उसे देखा तो उसकी निगाहें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उसने अपने हाथों से उसके कंधे पकड़े और उसे जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया। अचानक से नैना शर्मा को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह मजबूती से पैर जमा पाती, वह तेजी से आर्यन सिंघानिया के पास वापस गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। आर्यन सिंघानिया को नहीं लगा कि वह फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत करेगी। उसने उसे एक बार फिर धक्का दिया, लेकिन किसी तरह वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे दूर नहीं कर सका। गुस्से की हद पर वह सच में हंसने लगा। उसने बस उसके बाल खींचे और उसे अपने से दूर खींचने की कोशिश की। अध्याय 28 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे। 12 हेनी ट्रांसलेशंस। जैसे ही उसके सिर में दर्द हुआ, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन इससे उसका गुस्सा भी भड़क गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मैं गर्मी दूर करने के लिए किसी चीज को गले लगाना चाहता था। ये चीज इतनी परेशान क्यों कर रही है? मैं दर्द से मरने वाला हूं। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और जोर से काट लिया। उसने बहुत ताकत लगाई और उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। आर्यन सिंघानिया की भौहें तन गईं और उसने अनजाने में अपना हाथ छोड़ दिया। नैना शर्मा ने मौका पाकर फिर से उससे चिपक गई और अपने लाल होठों से उसकी छाती पर किस भी कर दिया। दोनों ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। अभी अभी उलझने के बाद उनकी स्किन एक दूसरे से रगड़ खा रही थी। आर्यन सिंघानिया का शरीर पहले ही बेकाबू होकर रिएक्ट कर चुका था और अब उसका शरीर और भी ज्यादा गर्म हो गया था। आर्यन सिंघानिया ने शुरू में ही बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी। शराब का असर उस समय तेजी से बढ़ रहा था और उसके सीने में धधकती आग के साथ वह धीरे धीरे अपना होश खो बैठा। उसने नैना शर्मा की पतली कमर को घेरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने अपनी ताकत लगाकर उसे वॉश स्टैंड तक ले गया। अगले ही पल उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को सहारा दिया और उसे जोर से किस किया। उसकी जीभ की नोक ने जोर से उसके दांत खोल दिए और अंदर घुस गई, जिससे उसके मुंह में तूफान आ गया। अचानक हुए हमले से नैना शर्मा बेचैनी के कारण भौहें चढ़ाने लगी और वह अनजाने में ही संघर्ष करने लगी। हालांकि उनके शरीर को मजबूती से दबाया जा रहा था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसका किस और ज्यादा वाइल्ड और इंटेंस होता गया, जबकि उसकी बड़ी हथेलियां बिना किसी रोक टोक के उसके पूरे शरीर पर घूम रही थीं। उसके शरीर की गर्मी उसके छूने से कम हो गई और नैना शर्मा ने धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया। आखिर में उसने भी पहल करते हुए अपने हाथ उसके गले में डाले और उसे वापस किस किया। आर्यन सिंघानिया एक सेकंड के लिए हैरान रह गया जब नैना शर्मा ने उससे वापस किस किया, लेकिन बहुत जल्दी उसकी आंखों में ठंडक छा गई। उसने नैना शर्मा के हाथ खींचकर हटा दिए ताकि वह उसे गले न लगा सके और किस न कर सके। फिर उसने उसकी कमर पकड़ी और बेरहमी से खुद को उसके अंदर डाल दिया। तेज दर्द ने उसे जकड़ लिया और नैना शर्मा एक पल के लिए जाग गईं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े आदमी को ऐसे घूरने लगी जैसे वह सपनों की दुनिया में चली गई हो। आर्यन सिंघानिया मेरी आंखों के ठीक सामने क्यों है? क्या मैं फिर से सपना देख रहा हूं? क्या मैं फिर से उसके बारे में सपना देख रहा हूं? लेकिन वह अब भी मेरे सपनों में मुझे इतनी ठंडी नजरों से क्यों देखता है? क्या वह अब भी मुझसे इतनी नफरत करता है? जब वह अभी भी ध्यान में थी, आर्यन सिंघानिया ने उसके पैर उठा लिए थे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह जंगली और बेरोक-टोक था। एक आदमी और औरत की कराहें और गुर्राहटें पूरे बाथरूम में बहुत देर तक गूंजती रहीं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने एक सपना देखा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मीठा था या कड़वा। उसने आर्यन सिंघानिया का सपना देखा और यह भी सपना देखा कि वे उस तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि भले ही उसका शरीर उसके शरीर से पूरी तरह से लिपटा हुआ था, उसकी नज़र ठंडी और अलग थी और बहुत ज्यादा नफरत से भरी हुई थी। उसकी आंखों में देखकर नैना शर्मा चौंक गईं और उनकी आंखें खुल गईं। उसके आसपास अंधेरा था और रोशनी बहुत कम थी। नैना शर्मा की आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा।
तब जाकर वह धीरे धीरे अपने आसपास सब कुछ देख पाए। ये तो एक होटल का कमरा लगता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? नैना शर्मा की भौहें तन गईं और उसने याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कल रात फंक्शन में उसने शराब पी ली थी। उसके बाद दादाजी ने सेक्रेटरी शर्मा से उसे कमरे में ले जाकर थोड़ा आराम करने को कहा और फिर सारी यादें खुले दरवाजों वाली नदी की तरह तेजी से बह निकली। नैना शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने मुड़कर अपने बगल की जगह को देखा। वह सुंदर चेहरा जो उसे इतना जाना पहचाना लगा था कि उसकी हड्डियों में बस गया था, उसकी नजर में आ गया। नैना शर्मा के शरीर का खून तुरंत ठंडा हो गया। अध्याय 29 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं, वो तुम नहीं होगे तेरा। हेनी ट्रांसलेशंस। कल रात जो कुछ भी हुआ वह कोई सपना नहीं था। क्या ये सच में हुआ था? नैना शर्मा की आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग खाली हो गया। वह वहीं खड़ी रही, इस बात को मान नहीं पा रही थी। काफी देर बाद उसे आखिरकार समझ आया कि वह किस स्थिति में है। उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया। हालांकि पिछली रात की उसकी यादें थोड़ी धुंधली थीं, फिर भी उसे याद था कि बाथरूम में घुसने वाली वही थी, आर्यन सिंघानिया को परेशान करने वाली वही थी, और उसे गले लगाने और किस करने की पहल भी वही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया उससे कितनी नफरत करता है, फिर भी कल रात वह फिर भी। नैना शर्मा कांप उठी। आर्यन सिंघानिया की बाहों में रहने की उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अपने हाथों के कांपते हाथों को दबाते हुए वह धीरे से आर्यन सिंघानिया के हाथ से दूर हो गईं जो उनकी कमर पर लिपटा हुआ था। फिर उन्होंने धीरे से रजाए हटाए और कांपते हुए बिस्तर से उठ गईं। उनके कपड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे और एक दूसरे में मिल गए थे। नैना शर्मा ने उखड़ू बैठकर कपड़ों में ढूंढा, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ब्रा और पैंटी ही मिली। उसकी ड्रेस कहीं नहीं मिली। उसने ऊपर देखा और अपने आसपास देखा। आखिर में उसे एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस आर्यन सिंघानिया के शरीर के नीचे फंसी हुई थी। नैना शर्मा ने जल्दी से अपनी ब्रा और पैंटी पहन ली। फिर उसने अपनी ड्रेस उसके नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि कहीं आर्यन सिंघानिया जाग न जाए। उसने कुछ बार उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उसे निकाल नहीं पाए। सोचने के बाद उसने तय किया कि वह सोफे पर पड़ा बाथरोब पहन लेगी और बाहर निकलने के बाद किसी को अपने कपड़े भेजने के लिए बुला लेगी। नैना शर्मा ने अच्छे से कपड़े पहनने के बाद अपना बैग उठाया और दबे पांव दरवाजे की तरफ चली गईं। लेकिन उन्होंने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक उनके पीछे से एक मजाक की आवाज आए, तुम ऐसे ही जा रही हो? नैना शर्मा की पीठ अकड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके पीछे वाला आदमी एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका था। अगले ही पल उसने उसके कंधे पकड़े और जोर से उसके शरीर को घुमाया, जिसके बाद उसने उसे बेरहमी से वापस बिस्तर पर फेंक दिया। जब उसकी पीठ नर्म गद्दे से टकराई तो नैना शर्मा को अचानक उठने का मन हुआ। लेकिन उसका लंबा और मजबूत शरीर पहले से ही उसके ऊपर था और उसके हाथ उसके चेहरे के दोनों तरफ रखे हुए थे, जिससे वह लगभग उसके नीचे फंस गई थी। उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थीं और उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कोई मजाक नहीं था। बस एक कभी न खत्म होने वाली बेरुखी और ठंडक थी। मुझे हैरानी है कि कल रात किसने कहा था कि मैं चाहे जिसे भी ढूंढूं वो तुम नहीं होगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो न सिर्फ मेरे कमरे में घुसी बल्कि उसने बेशर्मी से कपड़े उतारकर मुझे बहकाया भी। नैना शर्मा, तुम इतनी सस्ती क्यों हो? उसकी आवाज में एक ऐसे इंसान की सुस्ती थी जो अभी अभी उठा हो। फिर भी उसके शब्द बहुत बेरहम थे। वे इतने बेरहम थे कि ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तेज चाकू उसे एक पल में काट रहे हों। नैना शर्मा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अच्छी बात यह थी कि कमरे में लाइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए वह देख नहीं पाया कि वह कितनी दुखी और कमजोर थी। उसने अपना निचला होंठ जोर से काट लिया। नैना शर्मा सच में अपना बचाव करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि वह चुपके से उसके कमरे में नहीं गई थी। उसे याद था कि वह अपने कमरे में लेटी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह अचानक उसका कमरा कैसे बन गया। वह बताना चाहती थी कि उसका उससे रिझाने का कोई इरादा नहीं था। वह बस नहाना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि वह बाथरूम में होगा। हालांकि वह ये भी जानती थी कि आर्यन सिंघानिया ऐसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसे भी लगा कि उसकी बात कमजोर थी। नैना शर्मा ने अपनी नज़र थोड़ी नीचे कर ली ताकि वह उसकी आंखों में उदासी न देख पाए। गले में कुछ डालते हुए उसने अपनी आवाज शांत रखने की पूरी कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, मानो या न मानो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कल रात जो हुआ तुम बस यह मान लो कि कुछ नहीं हुआ। अध्याय 30।
30 मैं चाहे किसी को भी ढूंढूं वो तुम नहीं होगे। 14 हेनी ट्रांसलेशंस। मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ। आर्यन सिंघानिया को उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा ऐसा कुछ कहेगी। वह चुपके से उसके कमरे में घुस गई और खुद को उसके सामने फेंकने की पहल भी की। उसका मकसद इतना साफ था कि उसे यह समझ में आ गया, शर्मा कॉर्पोरेशन एक मुश्किल का सामना कर रहा था। वह शुरू में यश गोयल से शादी करके अपने पैसे की दिक्कतें दूर करना चाहती थी, लेकिन अब उसका और यश गोयल का ब्रेकअप हो गया था। गोयल परिवार पक्का उसकी मदद नहीं करेगा और दूसरों के लिए उनकी पहल से इस बड़ी प्रॉब्लम को संभालना नामुमकिन होगा। इसलिए उसने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया और उसके साथ सोकर उसे शर्मा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने के लिए मनाना चाहती थी। मुझे लगा कि हमारे उठने के बाद वह कोई रिक्वेस्ट करने का मौका लेगी, लेकिन उसने न सिर्फ कोई रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि उसने कुछ ऐसा कहा भी। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात जो हुआ वह सच में वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, या वह मुश्किल से मिलने का नाटक कर रही है? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसकी तीखी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी नजर गहरी और समझ से परे थी। आर्यन सिंघानिया की नजर में नैना शर्मा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और वह बेकाबू होकर कांपने लगी। उसके हाथों ने अनजाने में उसके शरीर के नीचे चादर को पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद आर्यन सिंघानिया हंसा। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई जब उसने कहा, नैना शर्मा, तुम रंडी बनने के बाद भी पवित्र बनने की कोशिश कर रही हो। नैना शर्मा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। जैसा कि उम्मीद थी, उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर उसने उस पर यकीन नहीं किया तो उसकी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। कमजोर होकर उसने कड़वी हंसी हंसी और कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। अगर तुम्हें चिंता है कि कल रात जो हुआ उसकी वजह से मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, तो तुम बेफिक्र रहो कि इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तुमने पहले भी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने आना बंद कर दूं। आगे से मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगी, कभी नहीं। जैसे ही नैना शर्मा ने ये कहा, उनकी आवाज भर्रा गई और उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों के दर्द को दूर किया। फिर उन्होंने आर्यन सिंघानिया को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उठी और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। बेड के किनारे पर बैठे आर्यन सिंघानिया की काली आंखें उसकी पीठ को घूर रही थीं, जब तक कि वह कमरे से बाहर भागकर नहीं चली गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसका नजारा ब्लॉक हो गया। तभी वह अपने ही ख्यालों में खो गया। उसने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और आंखों के कोने नमी से चमक रहे थे। क्या मैंने सच में गलत अंदाजा लगाया था? क्या कल रात सच में सिर्फ एक हादसा था? योजक चिन्ह। एक सांस में कमरे से बाहर निकलकर वह लिफ्ट में घुसी और क्लोज बटन दबाया। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो उसकी पीठ लिफ्ट की मेटल की दीवार से नीचे खिसक गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। मेरे और आर्यन सिंघानिया के बीच कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैंने कहा कि हमें फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, तो सच में अब भी बहुत दुख होता है। नैना शर्मा ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, लेकिन आंसू अभी भी धीरे धीरे उनकी उंगलियों के बीच से बह रहे थे और नीचे आ रहे थे। काफी देर बाद उसने रोना बंद किया और खुद को संभाला। फिर उसने अपना बैग लिया, अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी छोटी मीरा का नंबर डायल किया। उसने छोटी मीरा से कहा कि वह उसे लेने आए और उसके लिए कपड़े ले आए। छोटी मीरा बहुत जल्दी आ गई। जब उसने देखा कि नैना शर्मा ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, और उसकी गोरी गर्दन पर शक वाले लाल निशान थे, तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में चिंता भर आए और उसने कहा, नैना दी, आपको क्या हुआ? क्या ये हो सकता है? मैं ठीक हूँ। नैना शर्मा जानती थी कि वह क्या कहना चाह रही है और उन्होंने तुरंत उनकी बात काट दी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आज जो हुआ उसके बारे में कुछ मत कहना, खासकर मेरे दादाजी से, समझे? अध्याय 31 उससे विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। एक हेनी ट्रांसलेशंस। हालांकि उसे नहीं पता था कि सेक्रेटरी शर्मा जिस कमरे में उसे लाए थे वह आर्यन सिंघानिया का कमरा क्यों बन गया था, लेकिन वह इस घटना को अपने पेट में ही रहने देगी और किसी को, खासकर अपने दादाजी को, इस बारे में पता नहीं चलने देगी। अगर दादाजी को इस बारे में पता होता तो वे आर्यन सिंघानिया कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है, इस वजह से इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। हो सकता है कि वे इस घटना का इस्तेमाल कंपनी के लिए कुछ फायदा उठाने के लिए भी करते।
मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ये सोचते सोचते नैना शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। छोटी मीरा को देखते हुए उसकी नज़र बहुत सख्त थी और उसका लहजा थोड़ा और तीखा हो गया जब उसने कहा, अगर आज की बात दादाजी के कानों तक पहुंचे तो तुम अपना इस्तीफा दे देना। बेकाबू होकर कांपते हुए छोटी मीरा ने जल्दी से जवाब दिया, मैं समझ गई, नैना दी। नैना शर्मा इस तरह ऑफिस नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने छोटी मीरा से शर्मा फैमिली रेसिडेंस वापस ले जाने को कहा। एंट्रेंस पर जूते बदलने के बाद वह सीधे अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन जब वह लिविंग रूम के पास से गुजरी तो राजेश शर्मा ने उन्हें आवाज दी। नैना शर्मा चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दादाजी घर पर होंगे। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही और फिर जल्दी से अपने बालों को इस तरह से सहलाने लगी कि उसके लंबे और सीधे बाल उसके सामने आ गए, जिससे उसकी गर्दन पर बने अजीब निशान ढक गए। फिर वह धीरे से मुड़ी, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, दादाजी आप आज ऑफिस नहीं गए। राजेश शर्मा सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। चाय का एक घूंट लेने के बाद उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया, लेकिन नैना शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या उसने कुछ नोटिस किया? उसके दिल में घबराहट और बेचैनी भर गई, लेकिन नैना शर्मा ने ऊपर से शांत रहने की पूरी कोशिश की। अच्छी बात यह रही कि राजेश शर्मा ने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, कल जब फंक्शन खत्म हुआ तो काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया और पहले खुद ही वापस चला गया। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी उन्हें समझा रहे थे कि कल रात क्या हुआ था। लगता है उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। नैना शर्मा ने मन ही मन राहत की सांस ली। राजेश शर्मा ने आगे कहा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम कल रात ठीक से सोए नहीं। अनजाने में नैना शर्मा ने अपनी आंखें छुईं और हंसते हुए कहा, कल रात ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सॉरी दादाजी, मैं अपनी तमीज भूल गई। वह सिर झुकाकर वहीं खड़ी रही, राजेश शर्मा से डांट का इंतजार करती रही। लेकिन राजेश शर्मा ने इस बार उसे डांटा नहीं। उसने बस उसे अगली बार ध्यान रखने को कहा और फिर उसे अपने कमरे में वापस जाने को कहा। इस तरह मुसीबत टलने से नैना शर्मा मन ही मन खुश हुई और थोड़ा सुकून भी मिला। लगता है दादाजी सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नैना शर्मा अपने कमरे में वापस आकर अपने बड़े बिस्तर पर लेट गईं। वह शारीरिक रूप से तो थकी हुई थी ही, मानसिक रूप से भी ज्यादा थकी हुई थी। जब वह अपने बिस्तर पर करवट लेकर पलटी तो गलती से उसका हाथ नाइट स्टैंड पर रखे लकड़ी के बक्से पर लग गया। लकड़ी का बक्सा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लकड़ी के बक्से का ढक्कन खुल गया और अंदर रखे कागज बाहर निकलकर पूरे फर्श पर बिखर गए। नैना शर्मा ने देखा। उसकी नजर कागजों पर पड़ी और वह उन्हें हैरानी से देखती रही। वे अखबार की कटिंग थी। पिछले 3 सालों में जब आर्यन सिंघानिया ने उसे अपने सामने न आने के लिए कहा था, तब से वह उसके लिए अपनी गहरी चाहत को पूरा करने के लिए अखबार की कटिंग इकट्ठा करने पर निर्भर थी। पिछले 3 सालों में जब भी अखबारों या मैगजीन में उनके बारे में कोई न्यूज आर्टिकल या इंटरव्यू आता था, तो वह अखबार या मैगजीन खरीद लेती थी और फिर उस पेज को काटकर संभाल कर रख लेती थी। हालांकि ये पूरी तरह से बेमतलब था। खुद पर मजाक उड़ाते हुए वह उठी, कागज के टुकड़े उठाए और उन्हें वापस डिब्बे में फेंक दिया। उसके बाद उसने डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक दिया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को लगा कि उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच सब कुछ पक्का खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन बाद उन दोनों के बारे में एक बड़ी खबर हेडलाइन बनेगी और शहर में हंगामा मच जाएगा। अध्याय 32 उससे विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। 2 हेनी ट्रांसलेशंस। नैना शर्मा को लगा कि उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच सब कुछ पक्का खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन बाद उन दोनों के बारे में एक बड़ी खबर हेडलाइन बनेगी और शहर में हंगामा मच जाएगा। 3 दिन बाद वीकेंड था। नैना शर्मा को काम पर नहीं जाना था और उसके दादाजी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने बाहर गए थे। ये बहुत कम होता था कि उसे सुबह सुबह कोई काम न करना पड़े, इसलिए वह देर तक सोने का प्लान बना रही थी, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और फोन रखने के लिए इधर उधर टटोला। लेकिन कुछ ही सेकंड में फोन फिर से बजने लगा और ऐसा लगा कि जब तक वह फोन नहीं उठा लेती, ये बंद नहीं होगा। घंटी बजने से नैना शर्मा को नींद नहीं आई। न चाहते हुए भी उन्होंने आंखें खोली, अपना मोबाइल फोन उठाया और कॉल उठाया। हेलो, ये कौन है? नैना दी, मुसीबत है। फोन पर छोटी मीरा की बेचैन आवाज आए, उस दिन होटल में आपके और प्रेसिडेंट सिंघानिया के होने की बात सामने आ गई है।
मेरी और प्रेसिडेंट सिंघानिया की घटना। नैना शर्मा उसके अचानक कहे गए वाक्य से कंफ्यूज हो गईं और तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाईं। लेकिन एक सेकंड बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि छोटी मीरा क्या कह रही है। उनका दिल जोर से धड़क उठा। फोन को कसकर पकड़े हुए उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी जब उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? एक्सपोज्ड। आज की सारी हेडलाइन आप दोनों के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि आप आधी रात को प्रेसिडेंट सिंघानिया के कमरे में गए और उनके साथ रात बिताई, फिर अगले दिन कमरे से अस्तव्यस्त हालत में निकले। इससे पहले कि वह छोटी मीरा की बात सुन पाती, नैना शर्मा के हाथ से फोन पकड़ने की ताकत खत्म हो गई। फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। नमस्ते, नैना दी। क्या आप अभी भी वहीं हैं? नमस्ते। नैना शर्मा कुछ देर तक बिस्तर पर अकड़कर बैठी रहीं, यकीन न होने पर सिर हिलाती रहीं। फिर अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया। उन्होंने जल्दी से रजाई उतारी और बिस्तर से उठ गईं। बिना चप्पल पहने वह नंगे पैर कमरे से बाहर निकल गईं। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए वह चिल्लाए, लीला मासी, लीला मासी। नौकरानी लीला मासी जल्दी से किचन से बाहर आए। जब उसने देखा कि नैना शर्मा कितनी घबराई हुई लग रही है, तो वह चौंक गई और जल्दी से पूछा, यंग मिस, क्या बात है? आपने जूते क्यों नहीं पहने हैं? नैना शर्मा को जवाब देने की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बस चिल्लाकर आदेश दिया, आज का अखबार लाओ, जल्दी करो। हालांकि लीला मासी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ यंग मिस, मैं अभी जाकर इसे ले आती हूँ। नैना शर्मा ने अखबार खोला। सच में हेडलाइन उनके और आर्यन सिंघानिया के होटल में रात बिताने के बारे में थी। आर्टिकल पूरे 2 पेज का था। हेडलाइन और भी चौंकाने वाली थी। बड़े लाल फॉन्ट में छपा था, सिंघानिया कॉरपोरेशन के क्राउन प्रिंस को आखिरकार ले जाया गया। शर्मा कॉरपोरेशन की लड़की के साथ रोमांटिक पैशन वाली एक रात। होटल के कमरे से बाहर निकलते समय उसकी एक फोटो थी जिसमें वह पूरी तरह से अस्त-व्यस्त दिख रही थी। उसकी और आर्यन सिंघानिया की एक फोटो भी थी जिसमें वह बिस्तर पर प्यार से किस कर रहे थे, जो पर्दों के एक छोटे से गैप से ली गई थी। हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन कमरे में उसके अंदर आने और बाहर निकलने की फोटो बहुत साफ थी। नैना शर्मा सोफे पर कमजोर होकर बैठ गईं। वह अखबार को खाली नजरों से देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन की घटनाओं की तस्वीरें कैसे ली गईं? कैसे? नैना शर्मा अभी भी हैरान थी। तभी लीला मासी उनके मोबाइल फोन के साथ आई और उनसे कहा, यंग मिस, आपका फोन बजता रहता है, क्या आप कॉल उठाना चाहेंगी? नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं। उसने ध्यान भटकाते हुए फोन लिया और फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे और फोन पर से उसकी पकड़ लगभग छूट ही गई थी। कॉल आर्यन सिंघानिया का था। उसने आज की न्यूज़ जरूर देखी होगी। अब वह क्या सोच रहा होगा? क्या वह सोचेगा कि मैंने ही यह न्यूज़ बताई है? क्या वह मुझे बुरा भला कहने के लिए फोन कर रहा है? अध्याय 33 जबरदस्ती शादी करना 3। हेनी ट्रांसलेशंस। नैना शर्मा घबरा गई और कुछ समझ नहीं पाए। उसने स्क्रीन पर कुछ देर से आ रहे नाम को घूरा और कांपती उंगलियों से जवाब देने वाला बटन दबा दिया। फोन के दूसरी तरफ से आदमी की आवाज आई। ये धीमी थी और इसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। नैना शर्मा, मुझे लगा था कि तुम सच में बिल्कुल भी डिजायरलेस हो, लेकिन पता चला कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। वह ठंडी हंसी हंसने लगा। हर शब्द बोलते हुए उसकी आवाज में बर्फ जमी हुई लग रही थी। क्योंकि तुम्हें खेलना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मजे करूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने नैना शर्मा के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे फोन काट दिया। वह सच में गलत समझ गया। ठंडी बीप सुनकर नैना शर्मा का दिल बैठ गया और उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया। योजक चिन्ह। जब लीला मासी ने नैना शर्मा के कमरे का दरवाजा खोला तो नैना शर्मा सोफे पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। लीला मासी उसके पास गईं और नैना शर्मा के सामने एक गिलास गर्म दूध रख दिया। उन्होंने चिंता से कहा, यंग मिस, आपने सुबह कुछ नहीं खाया। पहले एक गिलास दूध पी लीजिए ताकि आपका पेट गर्म हो जाए। नैना शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। लीला मासी ने हल्की सी आह भरी और आगे कहा, यंग मिस, मास्टर वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप तुरंत स्टडी में जाएं। नैना शर्मा की लंबी पलकें हल्के से कांपने लगीं और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। जो होना था वह आखिरकार हो ही गया। दादाजी उसे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच कुछ हुआ था। वह लगभग समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जो दादाजी चाहते थे।
स्टडी के एंट्रेंस पर खड़ी होकर नैना शर्मा ने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को शांत किया, फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। कमरे के अंदर से दादाजी की प्रभावशाली आवाज आई। नैना शर्मा का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा खोला और कमरे में अंदर चली गई। एक बड़ी डेस्क के पीछे बैठे राजेश शर्मा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। जब उन्होंने उसे अंदर आते देखा तो उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया, उठे और सोफे की तरफ चल दिए। बैठने के बाद राजेश शर्मा ने अपने सामने रखे सोफे की ओर इशारा किया और नैना शर्मा से कहा, जो अभी भी वहीं जमी हुई थी, नैना इधर आओ और बैठो। नैना शर्मा के हाथ जो उसके शरीर के दोनों तरफ लटक रहे थे थोड़े से भींचे हुए थे। फिर वह थोड़ी देर के लिए सिर हिलाकर पास आकर बैठ गई। जैसे ही उसने नैना शर्मा को देखा जो बेचैनी से बैठी थी, उसकी धुंधली आंखों में एक चमकी और पलक झपकते ही गायब हो गई। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने आज की न्यूज़ देखी। यकीन से नैना शर्मा की सांस एक पल के लिए रुक गई और उन्होंने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, राजेश शर्मा ने आगे कहा, आप और आर्यन सिंघानिया शादी कब करने वाले हैं? उसकी सारी बातें उसके गले में अटक गईं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने राजेश शर्मा को घूरा। क्या शादीशुदा? राजेश शर्मा ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये सही ही हो। तुम और आर्यन सिंघानिया पहले से ही ऐसे हैं, तो जाहिर है कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। नैना शर्मा राजेश शर्मा की बातों से इतनी हैरान हो गईं कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। वह सिर्फ गुस्से से अपना सिर हिला सकी। उस रात वह आर्यन सिंघानिया के साथ सोई, ये बस एक एक्सीडेंट था। वह कभी भी इससे कुछ हासिल नहीं करना चाहती थी, उसे जिम्मेदार ठहराना तो दूर की बात है। नैना शर्मा के रिएक्शन से राजेश शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आर्यन सिंघानिया जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? वह मेरी पोती के साथ मुफ्त में सोना चाहता है। थोड़ी देर रुकने के बाद राजेश शर्मा और भी गुस्से में बोला, भले ही हमारा शर्मा परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दादाजी उसे तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करने देंगे। चिंता मत करो, अगर वह तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है तो दादाजी सिंघानिया परिवार के पास जाकर जवाब मांगेंगे। अध्याय 34 जबरदस्ती शादी करना 4। हेनी ट्रांसलेशंस। नैना शर्मा जानती थी कि उनके दादाजी इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके दादाजी आर्यन सिंघानिया से तुरंत शादी करने की मांग करेंगे। जब नैना शर्मा को बहुत मुश्किल से आवाज वापस मिली तो उसने जल्दी से समझाया, दादाजी ऐसा नहीं है। वह रात बस एक हादसा था। राजेश शर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर उनका चेहरा और भी डरावना हो गया। एक्सीडेंट? तुम पहले भी साथ सो चुके हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि यह एक एक्सीडेंट था। नैना शर्मा बताना चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। इसलिए वह सिर्फ इतना बता पाई कि वह नशे में थी और अनजाने में आर्यन सिंघानिया के कमरे में किसी तरह सो गईं। फिर वे गलती से एक साथ सो गए। जैसा कि उसने घटनाओं का सिलसिला बताया, उसने जितना हो सके उतना दोष अपने ऊपर लेने की पूरी कोशिश की। उस मामले में दादा आर्यन सिंघानिया को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। उसकी बातें सुनकर राजेश शर्मा बहुत निराश हो गया। उसने गुस्से में कहा, वजह चाहे जो भी हो, सच तो यह है कि तुम दोनों एक साथ सोए थे। ऐसे हालात में लड़कियों को हमेशा नुकसान होता है। अब जब ये बात न्यूज़ में आ ही गई है और सबको पता चल गया है, तो अगर आर्यन सिंघानिया ने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ली तो तुम भविष्य में दूसरे लोगों का सामना कैसे कर पाओगी? कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? लेकिन दादाजी, बस इतना ही। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आर्यन सिंघानिया से पर्सनली बात करूंगा। आर्यन सिंघानिया से बात हुई? बिल्कुल नहीं। आर्यन सिंघानिया ने आज सुबह उससे जो बातें कहीं वे अब भी उसके दिमाग में थीं। वह पहले से ही मुझसे इतनी नफरत करता है, वह मुझसे शादी करने को कैसे तैयार हो सकता है? अगर दादाजी उससे बात करेंगे तो वह सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाएगा। मेरी बेइज्जती बहुत हो गई, मैं दादाजी की भी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। उससे बात मत करो। नैना शर्मा ने अचानक राजेश शर्मा का हाथ पकड़ा और उससे जोर से पकड़ लिया, इस डर से कि जैसे ही वह छोड़ेगी वह सीधे आर्यन सिंघानिया के पास चला जाएगा। उसकी तरफ देखते हुए उसने विनती करते हुए कहा, दादाजी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज उससे बात मत कीजिए और इस घटना की वजह से उसकी मुझसे शादी मत करवाए। क्या हम इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? प्लीज। राजेश शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा ऐसे हारे हुए शब्द कहेंगी।
वह इतना गुस्से में था कि उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। नैना शर्मा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा पहले होता तो नैना शर्मा कभी अपने दादाजी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन आज उसे आखिर तक डटे रहना था। हालांकि वह जानती थी कि अगर वह अपने दादाजी को आर्यन सिंघानिया के पास नहीं जाने देती, तो भी आर्यन सिंघानिया के दिल में उसके बारे में जो सोच थी, वह पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी वह चाहती थी कि उसे पता चले कि वह अपना वादा पूरा करेगी। किसी भी हालत में उसे दादाजी को आर्यन सिंघानिया को ढूंढने का विचार मन से निकालना ही था। दादाजी, मुझे पता है कि मैंने ऐसा करके शर्मा परिवार को बदनाम किया है। लेकिन दादाजी, आर्यन सिंघानिया मुझसे प्यार नहीं करता और मैं उससे प्यार नहीं करती। हम शादी कैसे कर सकते हैं? नैना शर्मा एक पल के लिए रुकी और उनके सफेद दांतों ने उनके निचले होंठ को जोर से काट लिया। फिर उनके होंठ फिर से खुल गए और उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा आर्यन सिंघानिया और मैं, हमारे बीच पहले कुछ बुरी बातें हुई हैं। वह मुझसे बहुत नफरत करता है। वह मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए नैना शर्मा की बात खत्म होने से पहले ही स्टडी के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इसके बाद दूसरी तरफ से लीला मासी की आवाज आए, मास्टर, मिसेस सिंघानिया का आपके लिए कॉल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कॉल स्टडी में ट्रांसफर कर दूं? मिसेज सिंघानिया, क्या वह आर्यन सिंघानिया की मां नहीं है? नैना शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और भूल गईं कि वह क्या कहने वाली हैं। वह बस राजेश शर्मा को खाली नजरों से देखती रहीं। राजेश शर्मा की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और कहा, ठीक है, इसे ट्रांसफर कर दो। फिर उन्होंने साइड टेबल पर रखा फोन उठा लिया। अध्याय 35 जबरदस्ती शादी करना 5। हेनी ट्रांसलेशंस। कॉल जल्दी आ गई। ये साफ नहीं था कि लाइन के दूसरी तरफ से मिसेस सिंघानिया ने क्या कहा, लेकिन राजेश शर्मा का एक्सप्रेशन तुरंत उदास से साफ हो गया और वह हंस भी पड़े। उसे देखकर नैना शर्मा के दिल में एक बुरा सा ख्याल आया और वह कितनी भी कोशिश कर ले, उस एहसास को दबा नहीं पाए। योजक चिन्ह। जब उन्हें इस खबर के बारे में पता चला तो आर्यन सिंघानिया अपने माता पिता के साथ सिंघानिया फैमिली रेसिडेंस में नाश्ता कर रहे थे। कियारा खुराना भी अपने माता पिता से मिलने सिंघानिया फैमिली रेसिडेंस लौट आई थीं। क्योंकि मिसेज सिंघानिया कियारा खुराना को बहुत पसंद करती थीं और उन्हें अपनी सौतेली बेटी मानती थीं, इसलिए उन्होंने कियारा खुराना को अपने साथ नाश्ते पर बुलाया। आर्यन सिंघानिया फैमिली रेसिडेंस में बहुत कम लौटते थे, इसलिए मिसेज सिंघानिया उन्हें थोड़ा परेशान करने से खुद को रोक नहीं पाईं। जब वह परेशान हो रही थीं, तो बातचीत का टॉपिक अचानक उनकी शादी पर आ गया। आर्यन, तुम आजकल कैसे हो? क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद है? तुम अब जवान नहीं हो, इसलिए अपनी उम्मीदें इतनी ज्यादा मत रखो। अगर कोई सही लगे तो जल्दी करो और सेटल हो जाओ। आर्यन सिंघानिया हमेशा की तरह चुप थे, अपना नाश्ता ऐसे कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। ये बर्ताव देखकर मां सिंघानिया को बहुत गुस्सा आया और वह अपने पास बैठे अपने पति से बड़बड़ाने लगी, अपने इस अच्छे बेटे को देखो। जब भी मैं इससे इस बारे में बात करती हूँ तो ये बहरा बन जाता है और गूंगा बन जाता है। पिता सिंघानिया को इस माँ बेटे की जोड़ी के तौर तरीकों की बहुत पहले से आदत हो गई थी, इसलिए उन्होंने बस मुस्कुराया और अपनी पत्नी का हाथ थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, आर्यन के अपने प्लान हैं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कुदरत को अपना काम करने दो। अपने पति को अपने बेटे के लिए बोलते हुए सुनकर माँ सिंघानिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गईं। गुस्से में उन्होंने पिता सिंघानिया का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, पिता और बेटा दोनों एक ही राग अलाप रहे हैं। सिर्फ मुझे ही चिंता हो रही है ना? अचानक वो मुड़ी, जैसे किसी साथी को ढूंढ रही हो। उसने कियारा खुराना से कहा, वेदिका, क्या तुम्हें लगता है कि आंटी ने जो कहा वह सही था? तुम्हारा आर्यन पहले से ही इस उम्र में है, क्या उसे जल्द से जल्द शादी करने, बच्चे पैदा करने और परिवार शुरू करने के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढनी चाहिए? कियारा खुराना ने चुपके से आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और फिर मां सिंघानिया को जवाब दिया, आंटी, मुझे यकीन है कि आर्यन को पता है कि क्या करना है, इसलिए आप इतनी चिंता न करें। वेदिका, तुम भी तो उसका बचाव कर रही हो। मां सिंघानिया का चेहरा उतर गया। कियारा खुराना ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और समझाया, आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आर्यन बहुत अच्छा है, इसलिए उसे सबसे अच्छी औरत ढूंढनी चाहिए। आपको आराम से रहना चाहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शानदार। मां सिंघानिया ने अपनी बात दोहराई और आंखें घुमाईं।
अगले ही पल उनकी आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उन्होंने कहा, वेदिका, मुझे लगता है कि तुम बहुत शानदार हो। फिर उन्होंने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम वेदिका के बारे में क्या सोचते हो? वह सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है और तुम दोनों भी साथ साथ बड़े हुए हो। तुम क्यों नहीं सोचते? इससे पहले कि मदर सिंघानिया बोल पाती, आर्यन सिंघानिया ने अपना चाकू और कांटा टेबल पर पटक दिया। फिर उसने बगल में रखा नैपकिन उठाया और अपने होंठ पोंछे और कहा, मेरा पेट भर गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उठा और चला गया। मदर सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने गाली दी, जबकि कियारा खुराना ने अपना सिर झुका लिया और उनकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। आर्यन सिंघानिया के डाइनिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद एक मेड आज का अखबार पकड़े हुए उनके पास से गुजरी। जब उन्होंने लापरवाही से अखबार पर नजर डाली तो उनकी नजर तेजी से बर्फ जैसी हो गई और उन्होंने तुरंत मेड को आवाज दी, मुझे अखबार दो। 3 दिन पहले नैना शर्मा के कमरे से जाने के बाद कोई और हलचल नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सच में उस रात कुछ हुआ ही न हो, ठीक वैसे ही जैसे उसने वादा किया था। पता चला कि उसने मुझसे फिर झूठ बोला। वह मुझसे बार बार झूठ बोलती रही। अध्याय 36 जबरदस्ती शादी करना 6। हेनी ट्रांसलेशंस 3 साल पहले उसने मुझसे झूठ बोला था। अब 3 साल बाद भी उसकी चालें बिल्कुल वैसी ही हैं। ये सोचना कि मैंने सच में अपना सबक नहीं सीखा है और लगभग उस पर फिर से विश्वास कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा उसे फिर से उकसाने की हिम्मत करेगी। उसने मेरे खिलाफ साजिश रची। क्या उसे सच में लगता है कि मैं उससे पहले की तरह आसानी से छोड़ दूंगा? आर्यन सिंघानिया के हाथ पेपर पर कस गए और पेपर सिकुड़ गया। उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। फिर वह मुड़ा, डाइनिंग रूम में लौटा और कुछ लंबे कदमों में डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। उसने हाथ में पकड़ा अखबार डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया और उसकी काली आंखें मदर सिंघानिया को देखने लगीं। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, मॉम, क्या आप नहीं चाहती थी कि मैं शादी के लिए कोई औरत ढूंढूं? वह एक पल के लिए रुका। उसकी पतली उंगलियों ने फैले हुए अखबार पर हल्के से टैप किया और उसने हर शब्द को बोलते हुए कहा, तो फिर यह उसी की बात है। योजक चिन्ह। राजेश शर्मा ने मिसेज सिंघानिया से करीब 5 मिनट बात की और फिर फोन काट दिया। हालांकि नैना शर्मा ने फोन पर मिसेज सिंघानिया की बातें नहीं सुनी, लेकिन राजेश शर्मा के जवाबों के जो छोटे छोटे हिस्से उन्होंने सुने थे उनसे उन्हें बहुत अजीब लगा। और हाँ, राजेश शर्मा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मिसेज सिंघानिया ने हमें आपकी और आर्यन सिंघानिया की शादी पर बात करने के लिए परसों शाम को मिलने के लिए बुलाया है। राजेश शर्मा की बातें सुनकर नैना शर्मा की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मेरी और आर्यन सिंघानिया की शादी? वह मुझसे शादी करना चाहता है? नैना शर्मा ने अविश्वास में धीरे से कहा, उसका मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। आर्यन सिंघानिया मुझसे शादी करना चाहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, आर्यन सिंघानिया ने कहा कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा और तुमसे शादी करेगा। वह मेरी जिम्मेदारी लेगा और मुझसे शादी करेगा। अगर ये 3 साल पहले होता तो वह खुशी से पागल हो जाती और बिना किसी झिझक के मान जाती, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ कभी न खत्म होने वाला डर और उलझन थी। उसने मुझे साफ तौर पर गलत समझा और साफ तौर पर मुझसे नफरत करता है। फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है। क्यों? लेकिन चाहे उसका कारण कुछ भी हो, ये निश्चित रूप से प्यार के कारण नहीं है। नैना शर्मा ने अपनी नजरें नीची कर लीं और अपने निचले होंठ को जोर से काट लिया। फिर वह बुदबुदाई, दादाजी, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। राजेश शर्मा अभी भी बहुत खुश थे, तभी अचानक नैना शर्मा के शब्द सुनाई दिए। वह एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उनकी आंखें सिकुड़ गईं और आवाज फिर से गंभीर हो गई। आपने क्या कहा? उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली थी। नैना शर्मा का दिल अचानक कांप उठा और उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। वह कुछ सेकंड के लिए रुकी। फिर उसके लाल होंठ खुले और उसने अपनी बात दोहराई, दादाजी, मैं आर्यन सिंघानिया से शादी नहीं करना चाहती। हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। राजेश शर्मा ने ऐसे मजाक उड़ाया जैसे उसने कोई मजेदार बात सुन ली हो। फीलिंग्स? नैना, इतने सालों तक तुम्हें गाइड करने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही बेकार की बातें हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कंपनी अभी किस हालत में है। तुम्हें अभी सबसे जरूरी बात यह सोचनी चाहिए कि रोमांस की इन बेकार की फीलिंग्स के बजाय कंपनी को कैसे बचाया जाए। जब तक तुम आर्यन सिंघानिया से शादी करती हो, कंपनी चल सकती है।
क्या तुम ये समझती हो? लेकिन दादाजी, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि अगर मैं यह नहीं चाहता तो आप मेरे फैसले का सम्मान करेंगे? वो एक स्थिति थी और ये दूसरी है। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा को बीच में टोकते हुए कहा, गोयल परिवार सिंघानिया परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। गोयल परिवार हमारी मदद सिर्फ कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन सिंघानिया परिवार हमारे परिवार को फिर से खड़ा होने और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। बेशक नैना शर्मा समझ गई थी कि राजेश शर्मा का क्या मतलब है और वह कंपनी के लिए कुर्बानी देने के खिलाफ नहीं थी। आखिर उन्होंने अपने माता पिता से शर्मा कॉर्पोरेशन और शर्मा परिवार की रक्षा करने का वादा किया था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी शादी कुर्बान करनी पड़े। वह किसी से भी शादी कर सकती थी, बस आर्यन सिंघानिया से नहीं। अध्याय 37 जबरदस्ती शादी करना 7। हेनी ट्रांसलेशंस। दादाजी, कंपनी के मामलों में मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कोई भी तरीका अपनाऊं, मैं कंपनी के लिए फंडिंग जरूर दिलाऊंगा और कंपनी को डूबने नहीं दूंगा। इसलिए नैना शर्मा ने दांत पीस लिए। हालांकि उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी बात पूरी की। दादाजी, प्लीज मुझे आर्यन सिंघानिया से शादी करने के लिए मजबूर मत करना। प्लीज मेरे फैसले की इज्जत करना। इतने समय बाद ये पहली बार था जब नैना शर्मा इतनी मजबूती से उसके खिलाफ गई थी। राजेश शर्मा का खून खौल उठा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका हाथ अचानक उसकी छाती पर आ गया और उसका चेहरा तुरंत दर्द में बदल गया। नैना शर्मा हैरान रह गईं और जल्दी से उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। दादाजी, क्या हुआ? राजेश शर्मा अब बोल नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे से खून तेजी से सूख गया और वे सोफे पर गिर पड़े। दादाजी, कोई मदद करो, जल्दी आओ। योजक चिन्ह। डॉक्टर ने राजेश शर्मा की अच्छी तरह जांच करने के बाद अपनी नजरें उठाकर नैना शर्मा को देखा, जो बहुत टेंशन में थी। उसने कहा, मिस शर्मा, ज्यादा चिंता मत करो। बूढ़े मास्टर सिर्फ इसलिए बेहोश हुए क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उन्हें थोड़ा ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया है और थोड़ा आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर नैना शर्मा का दिल जो गले में अटक गया था, धीरे धीरे शांत हो गया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराए और कहा कि वह बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसके ठीक बाद उन्होंने उन्हें सलाह दी, मिस शर्मा, बूढ़े मास्टर की उम्र तो बढ़ रही है। उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है और दिल की हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छा मूड बनाए रखना होगा और पूरी तरह से चिंता से दूर रहना होगा। अगर वह फिर से गुस्से में आ गए और अगली बार फिर से बेहोश हो गए तो दिक्कत होगी। नैना शर्मा ने गुस्से से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। डॉक्टर के जाने के बाद नैना शर्मा बेड के पास बैठी रहीं और राजेश शर्मा के साथ रहीं और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़े रहीं। अब भी उसके मन में डर बना हुआ था। जब उसने उसे पहले गिरते हुए देखा तो उसी पल उसे लगा जैसे उसका बुरा सपना फिर से आ गया हो। वह बुरा सपना जिसमें उसके माता पिता आंखें बंद करके जमीन पर पड़े हैं और फिर से उठ नहीं पा रहे हैं। उसके माता पिता अचानक गुजर गए थे और उसकी बड़ी बहन की शादी विदेश में हो गई थी। उसके दादा ही परिवार के अकेले सदस्य थे जो उसके साथ थे। वह अपने दादा को फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जब राजेश शर्मा जागे तो रात हो चुकी थी। उसके हाथ फड़कने लगे और उसे लगा जैसे कोई चीज उस पर दबाव डाल रही है। उसने मुड़कर देखा तो नैना शर्मा बिस्तर पर सिर टिकाए सो रही थी और उसके हाथ पकड़े हुए थे। राजेश शर्मा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक चालबाज चमक आ गई और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। हालांकि ये सिर्फ एक सेकंड के लिए था। उसके बाद उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और नैना शर्मा को पुकारने के लिए अपना मुंह खोला। नैना शर्मा गहरी नींद में नहीं थी। जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा वह तुरंत सीधी होकर बैठ गई। ये देखकर कि राजेश शर्मा जाग गया है, उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, दादाजी, आप जाग गए हैं। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं अब ठीक हूँ, राजेश शर्मा ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजेश शर्मा का पीला चेहरा देखकर नैना शर्मा के मन में गलती की भावना आ गई। माफी मांगते हुए उनकी आवाज अचानक थोड़ी भर आई। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माफी दादाजी को मांगनी चाहिए। राजेश शर्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नैना शर्मा का हाथ थपथपाया। फिर उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम सही कह रही हो। दादाजी को तुम्हें वो काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहती। अगर तुम आर्यन सिंघानिया से शादी नहीं करना चाहती तो उससे शादी मत करो।
जहां तक कंपनी की बात है, मैं कोई दूसरा तरीका निकाल लूंगा। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है तो हम बस बैंकरप्सी घोषित कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि स्वर्ग में तुम्हारे माता पिता हमें दोष नहीं देंगे। अध्याय 38 जबरदस्ती शादी करना 8। हेनी ट्रांसलेशंस गुजरने से पहले पिता और माता शर्मा ने नैना शर्मा का हाथ थामा था और उन्हें बार बार याद दिलाया था कि उन्हें और उनकी बड़ी बहन को शर्मा कॉर्पोरेशन और शर्मा परिवार की रक्षा करनी चाहिए और शर्मा परिवार को इतनी आसानी से टूटने नहीं देना चाहिए। अब राजेश शर्मा की बातें एक बड़े पहाड़ की तरह थीं, जो नैना शर्मा के दिल पर भारी पड़ रही थी, जिससे उनकी सांस फूल रही थी। असल में वह दिल से अच्छी तरह जानती थी कि शर्मा कॉर्पोरेशन सच में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अगर जरा सा भी रास्ता होता तो वह उस समय यश का प्रपोजल इतनी आसानी से नहीं मानती। अभी हालांकि उसने दूसरे सॉल्यूशन सोचने की पूरी कोशिश करने का वादा किया था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से कंफ्यूज महसूस कर रही थी। मेरे सामने एक ही रास्ता है, आर्यन सिंघानिया से शादी करना। क्या मैं सच में आर्यन सिंघानिया से शादी करना चाहती हूँ? यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह मुझसे इतनी नफरत करता है, क्या मैं अभी उससे शादी करना चाहती हूँ? नैना शर्मा को अचानक लगा कि वह काफी मजाकिया है। मेरी अभी की हालत में क्या मेरे पास अभी भी कोई चॉइस है? इस सवाल का साफ तौर पर सिर्फ एक ही जवाब है। अगर मैं आर्यन सिंघानिया से शादी कर लूं, तो शर्मा कॉर्पोरेशन बच जाएगा, दादाजी खुश रहेंगे, शर्मा परिवार फिर से खुशहाल होगा और स्वर्ग में मम्मी पापा खुश होंगे। इसके इतने सारे फायदे हैं, तो मुझे हिचकिचाने और अनिश्चित महसूस करने की क्या बात है? ये सही है, हिचकिचाने की कोई वजह नहीं है। नैना शर्मा की भौहें तन गईं और उसकी आंखें अनिश्चितता से चमक उठीं। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। उसने धीरे से कहा, दादाजी, मैं मान गई। आर्यन सिंघानिया से शादी करने के लिए। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया के सिंघानिया फैमिली रेसिडेंस से जाने के बाद उसने अपना फोन निकाला। उसने अपने अच्छे दोस्त लक्ष्य राठौर को फोन किया और उसे ड्रिंक के लिए बुलाया। हुआ यूं कि लक्ष्य राठौर की एक पार्टी थी और वह ब्लैकपूल में थे। फोन रखने के बाद आर्यन सिंघानिया ने अपनी कार का दरवाजा खोला, ड्राइवर सीट पर बैठे, इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया। कार लाइट की स्पीड से निकल गई। आर्यन सिंघानिया के आने के बाद वह बिना कुछ कहे बैठ गया और पीने लगा। उसके पास बैठे लक्ष्य राठौर ने देखा कि वह बिना फ्लश किए या सांस फूले एक ही सांस में शराब की 3 बोतलें गटक गया। तभी लक्ष्य राठौर ने जल्दी से उसे रोका। अरे अरे अरे, यंग मास्टर सिंघानिया, क्या तुम यहाँ शराब पीने आए हो या खुद को मारने? अगर तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आया। मेरा कोई बेटा तुम्हारी उम्र का नहीं है जो तुम्हारे माता पिता की भरपाई कर सके। आर्यन सिंघानिया ने नजर उठाकर उसे हल्के से देखा। उसकी नजर शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी ठंडक थी। लक्ष्य राठौर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने तुरंत हार मानकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। तुम चाहो तो पी सकते हो, वैसे भी तुम पीने से नहीं मरोगे। ज्यादा से ज्यादा ये वैसा ही होगा जैसा 3 साल पहले हुआ था, जब तुमने इतना पिया था कि तुम्हारा पेट फट गया था और तुम कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में अधमरे पड़े रहे थे। उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक और बड़ा घूंट ऐसे लिया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। लक्ष्य राठौर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। कई सालों से एक दूसरे को जानने के कारण वह और आर्यन सिंघानिया एक दूसरे को अंदर बाहर से जानते थे। जाहिर है वह जानता था कि आर्यन सिंघानिया इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। हर बार जब वह अजीब बर्ताव करता था तो हमेशा किसी खास इंसान की वजह से, कोई ऐसा जिसे वह भूल नहीं पाया था और इतने सालों से लगातार उसके बारे में सोचता रहता था। लक्ष्य राठौर को वह खबर याद आई जो वह पूरे दिन अपने वेटचेट मोमेंट्स फीड पर देखते रहे। उन्होंने एक पल के लिए खुद को रोक लिया, लेकिन आखिरकार और नहीं रोक पाए। उन्होंने टेबल पर दस्तक दी और कहा, आज जो खबर आई है उसे आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने सबॉर्डिनेट से यह खबर नीचे भेज दूं? कोई जरूरत नहीं है। आर्यन सिंघानिया ने शराब की बोतल नीचे रख दी। उसके होंठ सिकुड़ गए, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी जब उसने कहा, मैं उससे शादी करने का प्लान बना रहा हूं। लक्ष्य राठौर इस नतीजे से हैरान नहीं थे, लेकिन उन्हें एक बात जानने की खास इच्छा थी। क्या तुम उससे शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अब भी उससे प्यार करते हो? अध्याय 39 जबरदस्ती शादी करना 9। हेनी ट्रांसलेशंस।
हेनी ट्रांसलेशंस। जैसे ही लक्ष्य राठौर के शब्द निकले, एक महिला की आवाज अचानक बीच में आए, लक्ष्य राठौर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन अब भी नैना शर्मा से कैसे प्यार कर सकता है? कियारा खुराना अचानक से प्रकट हुई और यह कहते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ी। फिर वह लक्ष्य राठौर के सामने खड़ी हुई और जोर से और सख्ती से डांटते हुए बोली, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आर्यन ने कभी नैना शर्मा से प्यार नहीं किया। उस समय नैना शर्मा के साथ मिलना बस। इससे पहले कि कियारा खुराना अपनी बात पूरी कर पाती, लक्ष्य राठौर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कियारा खुराना, क्या तुम्हें दूसरों और खुद को धोखा देने के लिए हर दिन यही बात बार बार दोहरानी पड़ती है? आप। लक्ष्य राठौर के जवाब से वह गुस्सा हो गई। वह उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन उसे गलत भी नहीं कह सकी। उसके गाल लाल हो गए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। मैं तो बस सच बता रही थी। लक्ष्य राठौर ने मजाक उड़ाया, उसे बहस करने में आलस आ रहा था। कियारा खुराना भी लक्ष्य राठौर से बात करने को तैयार नहीं थी। वह घूमी, आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और कहा, आर्यन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह मेरे और मेरे एक जान पहचान वाले रिपोर्टर के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है। उसने मुझे बताया कि किसी ने उस रात तुम्हारी और नैना शर्मा की फोटो बिना नाम बताए मीडिया को पब्लिकेशन के लिए भेज दी थी। बात करते हुए कियारा खुराना ने अपने बैग से फोन निकाला, रिकॉर्डिंग निकाली और आर्यन सिंघानिया के सामने रख दी। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने किसी से इस सुराग का पता लगाने के लिए कहा और पता चला कि वह व्यक्ति राजेश शर्मा का सेक्रेटरी है। दूसरे शब्दों में, शुरू से आखिर तक इस पूरी घटना में नैना शर्मा ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। उसने जानबूझकर तुम्हें बहकाया और किसी से तस्वीरें खिंचवाईं। फिर उसने इस घटना का पर्दाफाश किया और तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया ताकि वह सिंघानिया परिवार में शादी कर सके और अपने परिवार को बचा सके। कियारा खुराना को पहले लगा था कि आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के ऐसा कहने के बाद और भी गुस्सा हो जाएगा और उससे और भी नाराज हो जाएगा। उसे लगा कि वह नैना शर्मा से शादी करने के अपने फैसले से पलटने के लिए तुरंत शर्मा परिवार को फोन भी कर सकता है। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका कोई रिएक्शन नहीं था। उसके हाव भाव बेपरवाह थे, उसकी नजरों में जरा भी बदलाव नहीं था। कियारा खुराना को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन सिंघानिया क्या सोच रहा है। इस घटना में पर्सनली शामिल न होते हुए भी वह पहले से ही गुस्से में थी। जिसके खिलाफ साजिश रची गई थी, वह इतना शांत कैसे हो सकता है? आर्यन, तुम जरा भी पागल तो नहीं हो? नैना शर्मा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या तुम्हारी बात हो गई? आर्यन सिंघानिया ने आखिरकार कहा, लेकिन उसने बस उसके सवाल को टाल दिया। अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो वापस चले जाओ, देर हो रही है। इस तरह पीछे हटने को तैयार नहीं, कियारा खुराना ने जिद करते हुए पूछा, आर्यन, ये सब जानने के बाद भी तुम नैना शर्मा से शादी करने जा रहे हो? आर्यन सिंघानिया की आंखों में बेसब्री की एक लकीर सी आ गई, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसने अपनी भौहें उठाईं और कियारा खुराना को देखा। फिर उसकी नजर लक्ष्य राठौर पर गई, जो शो का मजा ले रहा था, और उसने कहा, तुम कियारा को वापस ले जाओ। हाँ, मैं ही क्यों? लक्ष्य राठौर बहुत हिचकिचा रहा था। वह इस कड़वी औरत को जरा भी वापस नहीं लेना चाहता था। आर्यन सिंघानिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह बस कुछ सेकंड के लिए लक्ष्य राठौर को घूरता रहा। लक्ष्य राठौर ने अपनी किस्मत पर भरोसा करके सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा, मैं उसे ले जाऊंगा। लक्ष्य राठौर ने टेबल पर पड़ी कार की चाबियां पकड़ ली। उसके बाद वह उठा, कियारा खुराना को जो पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, पकड़ा और जबरदस्ती घसीटकर ले गया। तुरंत ही जगह शांत हो गई। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें अनजाने में टेबल पर पड़ गईं, जहां कियारा खुराना का मोबाइल फोन छूट गया था। वह कुछ देर तक फोन को घूरता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में खुद को नीचा दिखाने की एक लकीर आ गई। बेशक वह जानता था कि सब कुछ नैना शर्मा ने ही रचा था। बेशक वह जानता था कि नैना शर्मा ने अपने परिवार की खातिर उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसके पास इसे सुझाने के कई तरीके थे, फिर भी उसने जिद करके उससे शादी करने का फैसला किया। अध्याय 40 जबरदस्ती शादी करना 10। हेनी ट्रांसलेशंस। वह साफ तौर पर बहुत गुस्से में था और उस औरत का गला घोटने के लिए बेचैन था, फिर भी उसके दिल में जबरदस्त खुशी की एक झलक महसूस हो रही थी। कम से कम नैना शर्मा ने पहल करके उनसे संपर्क किया जब उन्हें उनसे कुछ चाहिए था। इस बात से नफरत करने के बावजूद कि उसने किसी गलत इरादे से उससे संपर्क किया था, वह फिर भी उसके आगे बढ़ने की चाहत से खुद को रोक नहीं पाया। योजक चिन्ह। मिसेज सिंघानिया के साथ मीटिंग वाले दिन आर्यन सिंघानिया नहीं आया।
हालांकि मिसेज सिंघानिया ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्यन सिंघानिया की कंपनी में आखिरी मिनट में कुछ काम आ गया था, लेकिन नैना शर्मा जानती थी कि वह आना ही नहीं चाहता था। हो सकता है उसने मुझसे शादी करने का वादा किया हो, लेकिन शायद वह ऐसा करने में हिचकिचा रहा हो। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बीच की घटना अखबारों में छप गई थी, इसलिए किसी भी बुरे नतीजे से बचने के लिए उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ये भी अच्छा है, इस तरह कम से कम मैं अब कोई झूठी उम्मीद नहीं रखूंगा। पूरी रात नैना शर्मा बिकने वाली चीज की तरह थी। उसने राजेश शर्मा को उसे मार्केट करने दिया और मिसेस सिंघानिया को उसे परखने दिया। वह बस मुस्कुराती रह सकती थी और चुपचाप बैठी रह सकती थी। मिसेस सिंघानिया को कभी समझ नहीं आया कि उनका बेटा, जिसे वह इतने सालों तक किसी लड़की के साथ घर बसाने के लिए मना नहीं पाई, अचानक अपना मन क्यों बदल लेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने नैना शर्मा को देखा, वह पूरी तरह समझ गई। ऐसा नहीं था कि उसका बेटा किसी औरत को ढूंढने को तैयार नहीं था। बस बात यह थी कि दूसरी औरतें शायद वैसी नहीं थी जैसी वह ढूंढ रहा था। उसे पता था कि आर्यन सिंघानिया को यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह लड़की कौन थी। उसने उसकी एक तस्वीर देखी थी, लेकिन वह थोड़ी धुंधली थी और सिर्फ उसकी प्रोफाइल दिख रही थी। इसलिए उसने उस तस्वीर को कभी नैना शर्मा से नहीं जोड़ा था। हालांकि जब वह आज रात नैना शर्मा से मिली तो उसे यकीन हो गया कि नैना शर्मा ही वह लड़की है जिसे उसका बेटा कभी पसंद करता था। वह सच में चाहती थी कि उसका बेटा शादी करे और उसके बच्चे हों। उसने अपनी उम्मीदें भी इतनी कम कर दी थी कि अगर वह किसी ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो तो वह मान जाती थी। जाहिर है नैना शर्मा में कुछ भी गलत नहीं था। उसने पहले ही अपने कजिन से नैना शर्मा की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन साथ ही वह बहुत हैरान भी थी। नैना शर्मा क्यों? वह तो लगभग मेरे कजिन की बहू बन गई थी। मैं भविष्य में अपने कजिन का सामना कैसे करूंगी? मिसेज सिंघानिया मन ही मन सोचते हुए आहें भरती रहीं। ये देखकर राजेश शर्मा ने जल्दी से पूछा, मिसेज सिंघानिया क्या कुछ गड़बड़ है? मिसेज सिंघानिया ने सिर हिलाया। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वह एक पल के लिए रुकी। सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, आर्यन और नैना की शादी के बारे में मुझे लगता है कि उन्हें पहले अपना मैरिज लाइसेंस लेना चाहिए। जहां तक शादी की रस्म की बात है, तो जब तक यह मामला शांत न हो जाए तब तक हम शादी की रस्म नहीं करेंगे, ठीक है? राजेश शर्मा का चेहरा थोड़ा उतर गया। वह नैना शर्मा की शादी आर्यन सिंघानिया से इसलिए करवाना चाहते थे ताकि वह सिंघानिया परिवार की इज्जत का इस्तेमाल करके वापसी कर सकें। लेकिन अगर शादी नहीं होती तो किसे पता चलता कि शर्मा परिवार और सिंघानिया परिवार शादी से जुड़े हुए हैं। यह मिसेज सिंघानिया भी जानती थी कि उनकी रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उनके पास सिंघानिया परिवार की रेपुटेशन का ध्यान रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर कुछ दिन पहले तक नैना शर्मा ही गोयल परिवार की होने वाली बहू थी। चिंता मत करो मिस्टर शर्मा, जैसे ही यह मामला शांत होगा मैं तुरंत उनके लिए शादी का इंतजाम कर दूंगा। राजेश शर्मा अभी भी हिचकिचा रहे थे कि तभी नैना शर्मा ने अचानक कहा, मैं इससे सहमत हूं। मिसेज सिंघानिया ने अचानक नैना शर्मा की तरफ देखा, जो इस घटना से बहुत खुश थीं। नैना, क्या तुम सच में सहमत हो? राजेश शर्मा की नजरें गंभीर हो गईं और वह जल्दी से बीच में कूदना चाहते थे, लेकिन नैना शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। हाँ, मैं अभी शादी की रस्में न करने के लिए सहमत हूँ।